हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए, तो फिर से हम आ गए अपने केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट केमिस्ट्री को। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही कंटिन्यूअस का मेरा रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को कहें। चलिए, तो ये तो हो गई मेरी रिक्वेस्ट। अब केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है, ऑर्बिटल्स सब सेल्स में होते हैं, सब सेल्स सेल्स में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम समझेंगे। उन रूल्स में सबसे पहले हम जानेंगे हुंड्स रूल को। हुंड्स रूल, हुंड का नियम क्या कहता है। तो ये जो हुंड का नियम है ये कहता है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, जहां तक संभव होता है वहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स में भरना शुरू करता है तो जहां तक पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो, जब वो वितरित होते हैं ऑर्बिटल्स में तो अनपेयर्ड होते हैं। जैसा कि बताए थे पिछले वीडियो में, हमने ऑर्बिटल्स को बताते समय या फिर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताते समय एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखें। तो हमने बताया था कि अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं और ऑर्बिटल्स का नंबर किसी सेल में, किसी n सेल के लिए n स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर 1 ऑर्बिटल होगा, दूसरा सेल है तो उसमें 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल होंगे, तीसरा सेल है तो उसमें 9 ऑर्बिटल होंगे, चौथा सेल है तो उसमें 16 ऑर्बिटल होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हुंड्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, स्पेशली ये बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल के ऑर्बिटल्स में वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये कहता है कि एज फार एज पॉसिबल as far as possible the number of unpaired electron in a subcell in an orbital of subcell is maximum। जो सब सेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, उनका नंबर मैक्सिमम होता है। जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वो अनपेयर्ड ही रहते हैं। और इसमें क्या जुड़ गया, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन shows पैरेलल स्पिन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन पैरेलल होता है, अपोजिट नहीं होता है, वो पैरेलल होता है। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे।
इस नियम को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का क्या मतलब है कि इसमें एक ही सेल है, इसको 1s1 लिख सकते हैं हम। s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है पहले सेल में। ये जो नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर पीछे बताया था आप लोगों को। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी पहले सेल को बता रहा है। और ये पहले सेल के एस सब सेल के ऑर्बिटल को, एस सब सेल को बता रहा है और बता रहा है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वितरण सिंपल सा है, एक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी स्पिन हो गई। अगर H2 को हम कहें, H2 H हीलियम को कहें जिसका 2 है तो उसको लिखते हैं 1s2। इसका भी बड़ा सिंपल है। अब जब ये पेयर्ड होंगे, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी अपोजिट स्पिन के होंगे। अब लिथियम की बात करें तो लिथियम 3 होता है। लिथियम 3 हो गया तो इसमें इसको लिखते हैं 1s2 2s1, यानी 2 ऑर्बिटल हैं, एक ये s हो गया, 1s हो गया और ये 2s हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक इस तरफ और दूसरे का स्पिन इस तरफ, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और एक जो है वो इस तरह से। इसी तरह अगर हम और आगे बढ़ें इस नियम को समझने के लिए, मान लीजिए हम नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हम लिखते हैं 1s2 2s2। अब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p3। अब यहाँ पे इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले कोष का एक ऑर्बिटल हो गया और दूसरे कोष के हमारा s हो गया, और s के बाद ये ऑर्बिटल्स जो हो गए वो p हो गए, 2p हो गया। तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 2p सब सेल है, ये p का पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, और p सब सेल का ये तीसरा ऑर्बिटल है। ये 2s है, ये 1s है। तो इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक का स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हुंड्स के नियम के अनुसार जहां तक पॉसिबल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम होता है ऑर्बिटल्स में, यानी इसमें 2 और इसमें 1 नहीं होगा। होगा क्या, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक ही डायरेक्शन में हम स्पिन को दिखाते हैं, एक ही डायरेक्शन में, यानी पैरेलल स्पिन उनका होता है। स्पिन जो होता है पैरेलल होता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 2p4। अब इसमें देखना है, इसमें भी ऑर्बिटल्स जो हैं ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गए, 2p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। 1s इसमें अपोजिट स्पिन का 1 होगा, 2s इसमें भी पेयर्ड हैं तो अपोजिट स्पिन 1 होगा। इसमें अब क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पैरेलल स्पिन के आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें चौथा जो भरेगा तो इसका स्पिन जो है अपोजिट हो गया, ये पहले वाले में आके भर गया। इसको कहते हैं px, x एक्सिस पे होता है, ये होता है py, और ये pz z एक्सिस पे होता है, ये 2p। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी के भी अगर इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन को बताना हो, इलेक्ट्रॉन के वितरण को बताना है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है, तो हम हुंड्स के नियम का यूज करते हैं। और हुंड्स का नियम हमको ये बताता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनका व्यवस्था जो है ऑर्बिटल्स में किस तरह से है।
तो ये तो हो गया हुंड का नियम। हुंड के नियम के बाद अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए हमको एनर्जी लेवल्स को जानना होगा, हमको आफबाउ के प्रिंसिपल को जानना होगा। तो चलिए आफबाउ प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं और आफबाउ प्रिंसिपल को समझते हैं। तो आफबाउ प्रिंसिपल को समझते हैं। आफबाउ जो वर्ड है ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज का ये वर्ड है और इस वर्ड का अर्थ होता है टू मेक, यानी हिंदी में कहें तो बनाना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे सिंपल हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, जैसे उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें, यानी वो ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया, तो हीलियम का जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। और फिर हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो अब दूसरे ऑर्बिटल की ज़रूरत होती है, 2s आ जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो हमको लिथियम का मिल जाता है। इसी तरह से ये प्रिंसिपल कहता है कि हाइड्रोजन एटम में ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते चले जाएं तो बहु इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बना सकते हैं। तो इसके नियम से, इस आफबाउ प्रिंसिपल की मदद से ये क्या कहता है, टू मेक, आफबाउ प्रिंसिपल कहता है फ्रॉम सिंपल हाइड्रोजन एटम, सिंपल हाइड्रोजन एटम we can make electronic configuration of polyelectronic atoms. From simple hydrogen atom we can make electronic configuration of polyelectronic atoms by adding regularly one electron in increasing energy level orbitals, तो आफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हुए हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हैं। अब अगर हम क्रम की बात करें कि जैसे यहाँ हमने लिया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। और एनर्जी लेवल डायग्राम से हमको ये पता चलता है कि किसकी एनर्जी कितनी है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी अधिक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम राइट करते हैं SPDF में, जैसा कि आपको 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को मिलेगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से केमिस्ट्री के कई सारे सिद्धांतों को आप समझेंगे, जानेंगे, और कई सारी चीज़ों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किया जाता है।
तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे, ऊर्जा स्तर आरेख को कैसे खींचेंगे। तो जनरली हमको बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है। इसको समझने के लिए एनर्जी लेवल को बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सबको सांप बनाने आना चाहिए, जो कि पूरी तरह से गोल होके बैठता है, ऐसा सांप बनाने आना चाहिए। चलिए तो मैं दिखाता हूँ कि सांप कैसे बनता है, सांप कैसे बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि एक सेल में सब सेल कुछ होते हैं, कुछ सब सेल मिलके जिनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब सेल से सेल बनता है और उसी में जनरली ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पहला जो एनर्जी लेवल है मेन क्वांटम नंबर, उसको हम 1s कह सकते हैं, 1s। दूसरे में दो होते हैं, इसको हम 2s और 2p कह सकते हैं, 2s एंड 2p। तीसरे में तीन होते हैं, 3s, सॉरी, तीसरा क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3s, 3p, और तीसरा होता है इसमें एक और सबसेल d, 3d उसको कहेंगे। इसी तरह 4s, 4p, 4d और इसमें चौथा हो गया 4f। इसी तरह पांचवें में 5s, 5p, 5d एंड 5f। और छठवें में भी हो गया 6s, 6p, 6d एंड 6f। सातवें में 7s मान लो रख लिया, बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि लगभग इतने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, 7s में इलेक्ट्रॉन भरते भरते 118 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इंटर सबसे पहले किसमें करेगा, सबसे कम एनर्जी लेवल 1s की होती है। अब यहाँ से फिर इंटर करेगा 2s में, ये देखिए कितना बेहतरीन सांप बन रहा है। 2s से 2p में, 2p से 3s में, 3s से 3p में, 3p से 4s में, और 4s से 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, और 5s से जब निकलेगा तो 4d में, 4d से 5p में, 5p से 6s में, 6s से जब निकलेगा तब 4f में, 4f से फिर 5d में, 5d से फिर 6p में, 6p से 7s में। तो इस तरह से हमको एनर्जी लेवल मिल जाता है कि किस सब सेल के बाद कौन सा सब सेल भरेगा, किस ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा। मान लो कि पहले 1s की एनर्जी लेवल सबसे कम है, उसके बाद 2s की है, उससे अधिक एनर्जी 2p की है, उससे अधिक एनर्जी 3s की है, उससे अधिक एनर्जी 3p की है, 3p से अधिक एनर्जी 4s की है, 4s से अधिक एनर्जी 3d की है, 3d से अधिक एनर्जी 4p की है, 4p से अधिक एनर्जी 5s की है, 5s से अधिक एनर्जी जो है वो 4d की है, और 4d से अधिक एनर्जी 5p की है, 5p से अधिक एनर्जी 6s की है, 6s से अधिक एनर्जी 4f की है, और 4f से अधिक एनर्जी 5d की है, 5d से अधिक एनर्जी जो है वो 6p की है, 6p से अधिक एनर्जी 7s की है। तो ये एनर्जी डायग्राम के हेल्प से हमने एनर्जी लेवल को जान लिया, और इसी क्रम में भरते ही हैं। पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है, फिर 3s भरता है, फिर 3p भरता है, फिर 4s भरता है, फिर 3d भरता है, फिर 4p भरता है। तो
ये थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़े से प्रैक्टिस के बाद ये आ जाता है। अब इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। हायर एलिमेंट, किसी के भी हायर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन से हम शुरू करें तो हाइड्रोजन का हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का हम लिखते हैं 1s2, लिथियम का हम लिखते हैं 1s2, उसके बाद 2s में 1 बच गया। फिर और बड़े में चलते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन का हमने लिखा तो नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। और बड़े में चलते हैं, मान लो हमको कैल्शियम का लिखना होगा, 20 होता है, तो क्या करेंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 और 3p6 और यहाँ पे 4s2 हो जाता है। मान लो हमको आयरन का लिखना होगा, मान लो आयरन का Fe का लिखना हुआ 26 होता है। तो अब यहाँ पे थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, ये जो क्रम है इसको एकदम से याद रखने की बात है, तभी जो हायर एलिमेंट हैं, जो बहुत बड़े परमाणु वाले हैं, जिनका एटम बड़ा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। तो ये क्रम हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सांप से भी, ये सांप बनाने आ गया तो आपको क्रम याद हो जाएगा। तो ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को परफेक्टली लिख पाएंगे। चलिए तो आयरन का देखते हैं। तो हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 12, 3p6 18 और 4s2 20 और 4s के बाद आप देख रहे हैं 3d बढ़ता है, तो हो गया क्या 3d6। अब इसको क्रम से अगर हम सजाएं तो ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, क्योंकि तीसरे के बाद चौथे का नंबर आता है ना, तो ये थोड़ा सा आड लगता है, तो इसको फिर क्रम में सजा देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, रफली जिस क्रम में एनर्जी लेवल है उस क्रम में इनको हम लिखते चले जाते हैं, बाद में हम इनको फिर से क्रम में सजा लेते हैं। यानी तीसरे सब सेल की, तीसरे सेल की बात करेंगे तो तीसरे सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद हम चौथे सेल में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। प्रैक्टिस करने पे थोड़ा सा जो है आपका और अधिक प्रैक्टिस करते हैं, किसी का भी लिखते हैं। मान लो हमको लिखना हुआ जो है एटॉमिक नंबर और हायर एटॉमिक नंबर को, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लिखें तो लिखेंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 10 10 20 और 10 बच रहे हैं तो 3d10। अब इसको अगर क्रम में हमको सजाना है तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। ये तो पिछले वीडियो में ही आप लोगों ने सीख लिया था कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल चूंकि p के होते हैं तो 3 2 6 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f के 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम भरेंगे। तो यहाँ 30 वाले एलिमेंट का ये होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में और कुछ सीखेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम काफ़ी कुछ बताएंगे, जैसे क्वांटम नंबर का निर्धारण भी हम सीखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।